उमा का एक ही बेटा था, प्रकाश, जिसे वो बहुत प्यार करती थी और उसने बचपन से आज तक उसकी सब इच्छाओं को पूरा किया था। जिसके चलते प्रकाश जब बड़ा हुआ तो वो बहुत घमंडी और बदतमीज हो गया था। वो उमा की इज्जत भी नहीं करता था और अपनी मनमानी चलाया करता। एक दिन उमा उसे अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है और मेरी ढल रही है। मुझे लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मेरी सेवा करने वाली भी कोई आ जाए। ओहो माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है और जब करनी होगी मैं खुद करके आ जाऊंगा। और हाँ, मैं भी शादी के ड्रामे के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, पर शादी तो करनी ही है ना, तू वैसे कैसे कर सकता है? अपनी नहीं तो मेरी तो सोच। उमा की बात का जवाब दिए बिना प्रकाश वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक दिन माधवी नाम की एक लड़की आती है और उमा से कहती है, माँ जी, मेरी मदद कीजिए माँ जी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। ए लड़की, कौन है तू और मुझे माँ जी क्यों बोल रही है? माँ जी, मैं आपकी लड़की की प्रेमिका माधवी हूँ। वो 5 महीने मेरे साथ रिश्ते में रहा, पर जब मन भर गया तो उसने मुझे किसी रूबी नाम की लड़की के लिए छोड़ दिया। मेरी मदद कीजिए माँ जी। आखिर उमा भी एक औरत ही थी। ये सब बात सुनकर उसका दिल पसीज जाता है और वो उसे गले से लगा लेती है और प्रकाश के ऊपर माधवी से शादी करने का जोर देती है। माँ, मैंने आपको बोल दिया ना, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। शी इज नॉट माई टाइप। जब उसके साथ 5 महीने बिताए तब तुझे ये बात समझ नहीं आई? कान खोलकर सुन ले प्रकाश, लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन मैं तुझे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अगर तुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए और तू ये चाहता है कि मैं तुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल ना करूं, तो चुपचाप शादी कर ले। उमा की बात सुनकर मजबूरन प्रकाश शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के अगले दिन उमा शर्त के अनुसार अपनी जायदाद प्रकाश और माधवी के नाम कर देती है, लेकिन प्रकाश माधवी से खिंचा खिंचा रहा करता और शादी के एक हफ्ते बाद वो माधवी की सौतन को लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा था, जिसे देखकर उमा और माधवी हैरान रह जाते हैं। ये क्या नालायक, तू एक और लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? तू मेरी नई नवेली बहू की नई सौतन ले आया। ओहो माँ, अब आप सीन क्रिएट मत करो। आपने कहा था जायदाद चाहिए तो शादी करो, मैंने किया ना। और मैं रूबी को पसंद करता था, इसलिए मैंने इससे भी शादी कर ली। भले ही आपकी बहू हो, लेकिन ये हॉट और फिट आपकी बहू की सौतन, ये तो मेरी है। माधवी ये सब देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। उमा उसे गले लगाकर संभालती है। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं और उमा ने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की थी, इसीलिए वो माधवी की मुंह दिखाई का फंक्शन रखती है। लेकिन तभी वहाँ रूबी भी एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है, जिसे देखकर उमा की पड़ोसन शांता सवाल करती है, अरे ये क्या बात है? बहू तो यहाँ बैठी है और तेरी कोई बेटी भी नहीं। ये सजी धजी सी लड़की कौन है जो इतना मटक मटक कर यहाँ आ रही है? बहू की बहन है क्या? पड़ोसन की ये बात सुनकर उमा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, ये माधवी की बहन ही तो है ये। उमा की बात सुनकर रूबी चिढ़ जाती है और सब लोगों के आगे कहती है, अरे मम्मी जी, इस उम्र में तो झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आप सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैं माधवी की बहन नहीं बल्कि उसकी सौतन हूँ। हरिओम, ये क्या जमाना आ गया है? हम तो नई बहू की मुंह दिखाई करने आए थे और यहाँ नई बहू की नई सौतन की भी मुंह दिखाई करवा दी। ये बोलकर वहाँ मौजूद सब लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और माधवी की भी आंखें भर आती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, जहाँ माधवी नौकरों की तरह सारे घर का काम करती, वहीं रूबी प्रकाश के साथ इश्क फरमाती। एक दिन माधवी उमा के पास आती है। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, जो आपने मुझे सब कुछ जानकर इस घर में रहने के लिए जगह दी। लेकिन शायद मेरा ही नसीब खराब है। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, उसी ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी सौतन ले आया। ये तो नसीब की बात है मेरी बच्ची, इसमें तेरी क्या गलती? तेरे पास तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, तेरी माँ तो है। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना और मानती भी रहूंगी, लेकिन अब जब मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। माँ बोलकर भी ऐसी बात कर रही है तू?
और तू मुझे रूबी प्रकाश के साथ छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर मैं चाहती तो प्रकाश के नाम सारी जायदाद कर सकती थी, लेकिन मैंने आधी जायदाद तुझे और आधी प्रकाश को दी ताकि तेरा भविष्य भी सुरक्षित हो पगली। उमा माधवी से ये बात कहकर उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। माधवी जहाँ पूरे घर का काम करती और घर को संभालती, वहीं रूबी सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पर ही सारा ध्यान देती। नई बहू के हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि उसकी किस्मत में नई सौतन आ गई थी। कुछ दिनों से माधवी चुप चुप रहने लगती है। उमा को समझ नहीं आता कि माधवी को क्या हुआ है। दिन गुजरते हैं और एक दिन माधवी सबके लिए बादाम दूध बनाती है और सबको देती है। माधवी सबको दूध तो देती है लेकिन खुद नहीं पीती। ये देखकर उमा हैरत में पड़ जाती है और दूध लेकर माधवी के कमरे में जाती है और उसे कहती है, मेरी बच्ची, तूने सबको दूध दिया लेकिन खुद तो पिया ही नहीं। तुझे भी तो ताकत की जरूरत है। तू मेरे हिस्से का दूध पी ले। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पिया। आप पी लीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। उमा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रसोई की लाइट जलती हुई नजर आती है। उमा रसोई में जाती है तो दूध का पतीला रखा हुआ था और पास ही एक बिल्ली मरी पड़ी थी। ये सब देखकर उमा समझ जाती है कि दूध के अंदर जहर है। वो उसको नहीं पीती और तुरंत भागकर प्रकाश के पास जाती है और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही प्रकाश और रूबी दरवाजा खोलते हैं, उमा उनको सब कुछ बताती है और प्रकाश हैरत में पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि माधवी इतना नीचे गिर सकती है कि वो हमारे दूध में जहर दे देगी। हम नहीं जानते कि कौन कितना सीधा बनकर हमारे ऊपर कैसे वार कर दे। मैं तो आपको शुरू से ही कहती थी कि हमें उसे घर से निकाल देना चाहिए। आप ही ने मेरी नहीं सुनी है। जिसके बाद उमा, रूबी और प्रकाश मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सुबह देर तक सोने का नाटक करते हैं। माधवी को लगता है कि तीनों मर गए हैं, जिसके बाद वो हॉल में खड़ी होकर जोर से हंसती है। आखिर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल ही गई प्रकाश। तुम और रूबी अब तक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए होगे और देखो ना, बेचारी माँ जी को भी अपने साथ ले गए। आखिर तुम्हें इतना लाड प्यार करके पालने की सजा उन्हें भी तो मिलनी चाहिए थी। उन्हीं ने तुम्हें इतना बिगाड़ा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम नई नवेली बहू की सौतन ले आए। माधवी ने इतना बोला ही था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते प्रकाश, रूबी और उमा पर जाती है, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। तुझे क्या लगा तू हमें मार डालेगी? जिसको भगवान जिंदा रखता है उसे कोई इंसान तो क्या, शैतान भी नहीं मार सकता। मुझे नहीं पता था तुम्हारी भोली सी सूरत के पीछे इतना घिनौना मुखौटा है। तुम किसी की जान लेने वाली थी, ये उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। दोनों ने इतना बोला ही था कि उमा माधवी के पास आती है और उसे खींचकर तमाचा मारकर कहती है, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी के जैसा माना। प्रकाश ने तेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने तुझे लाड प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैंने प्रकाश से प्यार किया है तो तुझसे भी किया था, लेकिन तूने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ, मारने की कोशिश की, और क्या करती? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी तो मैं किसी और को खुश कैसे देख सकती हूँ? ऊपर से मेरी सौतन और मेरा पति इस घर में एक छत के नीचे थे। मैं उन्हें देख देख कर तंग आ गई थी, इसलिए मैंने ये साजिश की। अब तुझे इसकी सजा कानून ही देगा। उमा ये बोलकर पुलिस को बुलाती है, जिसके बाद पुलिस माधवी को अरेस्ट कर ले जाती है। प्रकाश और रूबी उमा से माफी मांगते हैं और उमा कहती है, भले ही माधवी गलत थी, लेकिन तुम दोनों ने भी सही नहीं किया, इसलिए अच्छा यही है कि अब हम लोग अलग अलग हो जाएं। उमा ये बोलकर रूबी और प्रकाश को अपने घर से निकाल देती है और अपनी वसीयत फिर से बदल देती है। वो अपनी वसीयत का कुछ हिस्सा उन्हें दे देती है और बची हुई जायदाद से अपने जीवन का निर्वाह करती है। वो अपनी वसीयत में ये लिख भी देती है कि मरने के बाद उसकी जायदाद गरीब बच्चों में बांट दी जाए। इस तरह उमा को नई बहू और उसकी नई सौतन दोनों का ही सुख नहीं मिल पाता और वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारती है। निम्मी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर वो बहुत ही नकचड़ी भी थी। छोटी छोटी बात पर मुंह बनाना उसकी पुरानी आदत थी। साथ ही उसमें एक और कमी थी, और वो ये कि उसकी नाक सीधी ना होकर जरा टेढ़ी थी, जिसके चलते अक्सर ही लोग उसका मजाक बनाया करते। एक दिन नाश्ते के समय
निम्मी की माँ किरण उसे आवाज देती है। निम्मी बेटा आधा नाश्ता कर ले, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? जाना है माँ, आ रही हूँ। आधा जल्दी कर ले नाश्ता। क्या बनाया है? बेटा घिया की सब्जी और पराठे हैं, बाकी ये आम का अचार भी है। घिया? माँ घिया कौन खाता है? पहली बात तो ये कि तू अपनी नाक मत मरोड़ा कर, पहले ही टेढ़ी है, ऐसा करती है तो और ज्यादा टेढ़ी लगती है। माँ अब इनमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरी नाक टेढ़ी है तो मैंने तो भगवान से नहीं कहा था कि हे भगवान जब मैं पैदा हूँ तो मेरी नाक टेढ़ी कर देना। चल चल ज्यादा बातें मत कर, नाश्ता कर और कॉलेज जा। अपनी माँ की बात सुनकर निम्मी जल्दी से नाश्ता करती है और फिर अपने कॉलेज के लिए घर से निकलती है और कुछ ही देर में कॉलेज जाती है, जहाँ उसे उसकी दोस्त रामिया मिलती है। रामिया निम्मी को देखकर कहती है, ओए कहाँ जा रही थी तू? लेट क्यों हो गई आज भी? कुछ नहीं यार, बाहर वाले तो थे ही, मेरी सगी माँ भी टेढ़ी मेढ़ी नाक का मजाक बनाने में लगी है। हाँ यार, वैसे तेरी नाक एकदम अलग है हम सबसे। देख हम सबकी नाक कैसी है, सीधी सी, पर तेरी कैसी है, अलग सी, टेढ़ी सी। हो गया तेरा? या कोई और टुकड़ी देनी है तुझे मेरी नाक पर? जिसे देखो बस अपने अपने विचार देता है इस पर। अरे गुस्सा मत हो, मजाक कर रही थी यार, जैसी तू है मस्त है। बस बस अब झूठी हमदर्दी मत दे मुझे, समझ गई? क्या यार निम्मी, जरा सा कुछ कह दो तो तू चिढ़ जाती है। मुझे ना ये फालतू के मजाक अच्छे नहीं लगते हैं, खास तौर पर मेरी नाक पर कोई मजाक उड़ाए तो। इतना कहकर निम्मी गुस्से में आगे आगे चलने लगती है और रामिया उसे मनाने उसके पीछे चलकर उसे आवाज देती है, पर निम्मी उसकी कोई बात नहीं सुनती और चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। निम्मी और रामिया की कॉमन फ्रेंड शिविका की शादी आती है और दोनों सहेलियां अच्छे से रेडी होकर शादी में जाती है। तभी निम्मी की नजर एक बहुत ही सुंदर कमल नाम के लड़के पर जाती है और उसे देखकर निम्मी कहती है, यार रामिया वो देख कितना हैंडसम लड़का है। कहाँ पर है? वो देख वहाँ वो वाला। ये तो शिविका का भाई है। सगा भाई है क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी। अरे नहीं, बस मुंह बोला भाई है और कुछ नहीं। तभी तो कहूँ मैंने नहीं देखा यार, मुझे तो पहली नजर में ही भाग गया ये। कोई नहीं, तसल्ली रख, बात करवा देंगे। जा एक काम कर, उसके पास जा और थोड़ी बात करने की कोशिश कर। वो देख वो फूड सेक्शन की तरफ जा रहा है। सही कह रही है, रुक मैं जरा ट्राई करती हूँ। इतना कहकर निम्मी कमल के पीछे पीछे फूड सेक्शन की तरफ जाती है और कमल के ठीक पास जाकर झूठा फिसलने का नाटक करती है और कमल उसे अपनी बाहों में थाम कर बचा लेता है। निम्मी बड़े ही प्यार से कमल की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। नो इट्स ओके, मदद करनी तो पुरानी आदत है मेरी। हाउ स्वीट। इतना कहकर निम्मी वहाँ से जाने लगती है। तभी कमल उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है और निम्मी मन ही मन खुशी से सोचती है, ओह वाह, ये तो पहली बार में ही शिकार हो गया। मुझे लगा था एक दो बार आगे पीछे आना पड़ेगा। मुझे पक्का पता है अब ये मेरा नंबर मांगेगा। जी कहिए क्या हुआ? जी जरा पास आइए, कुछ कहना था। जी कहिए क्या हुआ, क्या कहना है आपको? जी मैं कहना चाह रहा था कि वो। जी कहिए ना, इतना सोच क्यों रहे हैं? जी मैं कह रहा था कि आपकी नाक टेढ़ी है। मैंने आज तक ऐसी टेढ़ी नाक वाली लड़की नहीं देखी। क्या मैं एक बार आपकी नाक को छू सकता हूँ? कहीं माइकल जैक्सन की तरह आप भी नकली नाक लगा के तो नहीं घूम रही? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी असली नाक है और मेरी नाक की बनावटी ही टेढ़ी है। वाह यार मजा आ गया। 7 अजूबों के बाद 8वां अजूबा देख रहा हूँ मैं। शादी में आना सफल हो गया मेरा तो। कर लिया आपने अपनी बेतु की बातें या और कुछ कहना है? अरे कहना तो यही था बस, अब और क्या कहूँ। पर एक बात है, आप इस टेढ़ी नाक के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। चेहरा आपका कुछ अलग ही है। हद है यार, इसे मैं तारीफ समझू या इंसल्ट? जी जो आपका दिल करे। मुझे तो वही कहना होता जो मेरे दिल में होता है, यही मेरी आदत है। कमल की बात पर बुरा सा मुंह बनाकर निम्मी वापस रामिया के पास जाती है और रामिया उससे बोलती है, क्या हुआ, नंबर मिला? चल यार मुझे नहीं रहना यहाँ 1 मिनट भी, और वो भी सब जैसा है। उसे भी मेरी नाक ही देखी और हर किसी की तरह उसने भी मेरी नाक का ही मजाक बनाया। इतना कहकर निम्मी गुस्से में शिविका की शादी की पार्टी छोड़कर वहाँ से वापस अपने घर आती है। वक्त गुजरता है। एक शाम जब निम्मी बाजार से घर आ रही थी, तभी एक स्कूटी वाला लड़का उसे टक्कर मार देता है और निम्मी रोड पर गिर जाती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कमल था। कमल जल्दी से निम्मी के पास आकर कहता है, अरे टेढ़ी नाक वाली मैडम आप? तुम क्यों छेड़ रहे हो? नाक तो मुझे भगवान ने टेढ़ी दिया है, तुम क्यों मेरी टंग टेढ़ी करने में लगे हो? अरे यार मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तुम पता नहीं कहाँ से मेरी स्कूटी के आगे आ गई। आसमान से आ गई यार, रोड क्रॉस कर रही थी। तुम तो स्कूटी को हवाई जहाज समझकर चला रहे हो। ओके बाबा सॉरी। आओ डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। देखो थोड़ी चोट लग गई है तुम्हें। इतना कहकर कमल निम्मी को अपनी बाहों में उठाता है
और उसे स्कूटी पर बैठा लेता है और फिर कमल निमी को डॉक्टर के पास तक लेकर जाता है और उसकी चोट पर पट्टी करवाता है। इसी बीच दोनों में दोस्ती होती है और बातों बातों में नंबर एक्सचेंज भी होते हैं। कुछ देर बाद कमल निमी को उसके घर छोड़ता है। ऐसे ही दोनों की बातें और मुलाकातें शुरू होती है। एक शाम कमल निमी को मिलने बुलाता है। निमी जल्दी से रेडी होकर कमल की बताई जगह पर आती है। कमल उसे देखकर बस देखता रह जाता है। साथ ही वो निमी का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहता है, निमी देखो, मैं जानता हूँ मैंने जाने अनजाने में कई बार तुम्हारी नाक का मजाक बनाया है, लेकिन सच कहता हूँ तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कभी मेरी किसी भी बात से हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अगर बात तेरी नाक का मजाक बनाने की है तो तुम पहले नहीं हो जिसने ये किया है। मुझे हर दिन ना जाने कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। पर अब नहीं सुनी होगी। मैंने तुम्हारी नाक को ठीक करने का जरिया तलाश लिया है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारी नाक की बड़ी हुई जो हड्डी है उसे ठीक करवाएंगे, जिस वजह से तुम्हारी नाक टेढ़ी लगती है और तुम पहले नहीं हो जिसकी नाक ऐसी है। मैंने काफी सर्च किया है कि काफी लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझते हैं। ओ कमल, तुम कितने अच्छे हो सच में। मुझे लगा जो तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। कमल की ये बात सुनकर निमी की आंखें नम हो जाती है और उसे ये एहसास होता है कि उसे सच में कमल के रूप में एक सच्चा जीवन साथी मिला है। और जिसके बाद वो प्यार से कमल को जोर से गले लगा लेती है और आंखों से आंसू बहाने लगती है। और अगले दिन कमल उसे बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर निमी के नाक का टेस्ट करते हैं और एक्सरे करते हैं, जिसके बाद वो ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। कुछ टाइम बाद निमी और कमल एक दूसरे को डेट करते हैं और ऑपरेशन का दिन आता है और निमी की आंख का ऑपरेशन हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद जब उसकी नाक की पट्टी खुलती है तो निमी की नाक एकदम सीधी थी और जिसे देखकर कमल भी और निमी भी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद निमी कहीं भी जाती तो कोई उसकी नाक का मजाक नहीं बनाता। जिसके बाद निमी और कमल अपने अपने प्यार का इजहार अपने घर वालों के सामने करते हैं और निमी की खूबसूरती और कमल की समझदारी देखकर दोनों घर वाले शादी के लिए हाँ भर देते हैं। जिसके बाद उनकी शादी का दिन आता है और निमी और कमल की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद कोई निमी को टेढ़ी नाक वाली कहकर नहीं चिढ़ाता और वो दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल नुमा तरीके से गुजारते हैं।